गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप जी एंड उनके दोस्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके दोनों के ट्वीट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। दरअसल में डोनाल्ड ट्रंप जी ने अब ये बोला है कि भारत और यूएस से काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड हमारी कोशिश यही है कि वापस से हम काम करें साथ में मिलकर कि जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं उनको एड्रेस कर पाएं। एंड साथ साथ इन्होंने यहाँ पे मोदी जी को हमारा वेरी गुड फ्रेंड भी यहाँ पे बोल दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका रिप्लाई किया कि बिल्कुल टीम साथ में मिलकर काम कर रही हैं, डिस्कशन साथ ही साथ बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे एंड कोशिश ये होगी कि आने वाले समय के अंदर हम दोनों देश मिलकर साथ में काम कर पाएं। अब दोस्तों, ये चीज़ें कई बार हो चुकी हैं पीछे पास्ट के अंदर। काफ़ी बार डोनाल्ड ट्रंप जी ने इंडिया के बारे में काफ़ी गलत चीज़ें बोली, भारत को डेड इकॉनमी बोल दिया, राइट। फिर थोड़े दिनों बाद बोल देते हैं कि नहीं नहीं, भारत तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है। तो ये चीज़ें बार बार डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे करते रहते हैं। पर उम्मीद अभी भी यही है कि जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है, बिकॉज भारत रशिया से तेल मंगाता है, राइट। एंड और इस तरह से हमारे ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स थे। तो ये सब इश्यूज को कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है सुलझा लिया जाए। पर डेफिनेटली एक बात तो तय है कि रिश्तों में कड़वाहट तो यहाँ पे आ ही चुकी है। एंड उसका आप एग्जाम्पल साफ साफ देख सकते हो। जब मोदी जी पहले ट्वीट किया करते थे, तो उस टाइम उनके ट्वीट के अंदर ना वो क्लियरली माई फ्रेंड लिखा करते थे। आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। पर पिछले कुछ महीनों से मोदी जी ने ये माई फ्रेंड वर्ड स्किप कर दिया है। जैसे इस पर्टिकुलर ट्वीट में भी सीधा उन्होंने लिखा है ट्रंप, नहीं तो पहले वो माई डियर फ्रेंड ट्रंप इस तरह से यहाँ पे लिखा करते थे। तो कुछ ना कुछ कमियां तो देखो रिश्तों में इस तरह से आ ही जाती हैं, अगर बार बार कुछ गलत स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे देते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 11 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। देखो, ये 9/11 का ही ये आपको डेट आपको देखने को मिलेगी आज के दिन की। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि हिंदी दिवस 2025 की सेलिब्रेशन के लिए हमारी जो हिंदी माध्यम की जो पूरी पूरी टीम है, वो 13 सितंबर शाम को 7 बजे आप सबके साथ जुड़ेगी पीडब्ल्यू ओनली एस हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर। तो वहां पर आप सब लोग हिंदी दिवस के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 13 सितंबर को। साथ में ही दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ जो होगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये है क्या डीएमडी जिसको हम बोलते हैं। देखो, डीएमडी ना एक तरह की एक जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपके जो मसल है ना वो कमज़ोर होते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, जैसे अब एक छोटा बच्चा था तो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर मसल्स थे, तो चलने फिरने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। और बड़ा हुआ और मसल में दिक्कत आई, फिर आगे जाके तो चलने में भी दिक्कत आ जाती है, फिर व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सिर्फ आपके चलने के अंदर ही नहीं, फिर आपका आपका रेस्पिरेटरी डिक्लाइन भी आपको देखने को मिलेगा और आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। ये एक काफ़ी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको हम डीएमडी के नाम से जानते हैं। एंड एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपका डीएमडी है ना, ये मोस्टली आपको लड़कों में देखने को मिलता है, बॉयज़ के अंदर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लड़कों ने ऐसी क्या गलतियां कर दी हैं कि उनके अंदर होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक ना आपको यहाँ पे एक नाम याद रखना है। वो नाम है आपका डिस्ट्रोफिन जीन का। ठीक है, ये जीन का नाम आप ध्यान में रखेंगे। जो डीएमडी होता है ना, ये डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उस वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस जीन का काम क्या है। देखो, इस जीन की वजह से ना होता क्या है कि आपकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग बने रहते हैं। और अगर इसकी कमी होगी इस पर्टिकुलर जीन की, या मतलब इस प्रोटीन की, या इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो उस वजह से आपके मसल कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो डीएमडी जीन होता है ना, ये आपको एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि जो लड़के होते हैं ना, लड़कों में क्या होता है, उनमें होता है सर एक्स वाई क्रोमोसोम। और लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब लड़कों में समझना, लड़कों में ना एक ही है एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई है ना, तो एक ही एक्स आपको क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। अगर इस सिंगल क्रोमोसोम, ये जो एक्स था, अगर ये डिफेक्टिव निकल गया, तो लड़कों के अंदर क्या होगा, लड़कों के अंदर ये डीएमडी हो जाएगा। लड़कियों के केस में चांसेस कम क्यों होते हैं,
क्योंकि लड़कियों के पास दो होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, राइट। अगर मान लो इनमें से एक एक्स आपका डिफेक्टिव जीन निकल भी आया तो कोई बात नहीं, दूसरा हेल्दी एक्स क्रोमोसोम है ना, वो कॉम्पनसेट कर देगा। इसीलिए लड़कियों के केस में यहाँ पे डीएमडी कम चांसेस होते हैं होने के, ठीक है ना। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो इस बार ये जो डे सेलिब्रेट किया गया, इसका थीम था फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। बाकी ध्यान में रखिएगा, ये काफी रेयर है, प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह से आपके मसल्स का इम्पैक्ट आता है, चलने फिरने, ब्रीदिंग, हार्ट के फंक्शनिंग के ऊपर भी ये धीरे धीरे करके इम्पैक्ट आता है। एंड मेजरली आपको अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा 2 से 5 साल की उम्र के अंदर, ठीक है ना। तो इस बार हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया एंड लोगों के अंदर हमने इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करवाने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, पर समय के ऊपर आपने फिजियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी या कार्डियक केयर या फिर आपने उनको इंक्लूड करवाने की कोशिश करी अपनी सोसाइटी के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है एंड उनके सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं वो पहले के मुकाबले यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके बारे में आपको आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जीईआरडी के रिगार्डिंग, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आप जरा पिक्चर में फोकस करिएगा, ठीक है। इधर आप देखो जरा, अब यहाँ पे नोटिस करो आप लोग, ये यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस लेक विक्टोरिया से यहाँ पर आपकी ये वाइट नाइल मूव कर रही है, चलो ठीक है, ये तो बात हमें दिख रही है। उसी तरह से दोस्तों थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आपको लेक ताना आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ से आपकी ब्लू नाइल इस तरह से आपकी मूव करती है, ठीक है। एक वाइट नाइल नीचे से आई और एक ब्लू नाइल आपको यहाँ पे देखने को मिली। फिर यहाँ पर सूडान के अंदर बहुत ही फेमस जगह है खार्तूम, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आई हैं पास्ट के अंदर, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ब्लू नाइल और वाइट नाइल यहाँ पे मिले एंड अकॉर्डिंगली ऊपर तक आपकी ये नाइल रिवर आपकी इस तरह से आपकी मूव होती हुई आपको देखने को मिल जाएगी, जो लास्ट में मेडिटेरियन सी के अंदर ड्रेन आउट करती है। और इस तरह से ये आर्कुएट डेल्टा, देख रहे हो किस तरह से आर्क सही है, ये आर्कुएट डेल्टा यहाँ पे फॉर्म करती है नाइल रिवर। दिस इज हाउ नाइल रिवर मूव्स, ठीक है। अब आप ध्यान में रखना, देखो यहाँ पर एक कंट्री है इजिप्ट। अब इजिप्ट का पॉइंट पता क्या है, इजिप्ट दरअसल में ना नाइल रिवर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 97% जो पानी है इजिप्ट का वो नाइल रिवर से ही आता है। अब नोटिस ये करना कि यहाँ पर है एक कंट्री इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया ध्यान में रखो, सूडान ध्यान में रखो, इजिप्ट ध्यान में रखो। अब हुआ पता क्या कि एक यहाँ पे डैम बन रहा है, यहाँ पे ये देखो ये वाली जगह के ऊपर, इसका नाम क्या है, जीईआरडी, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, ठीक है। अब ये जो डैम होगा जो इथियोपिया ने यहाँ पे बनाया है, इससे इजिप्ट बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुका है। चिंतित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब इजिप्ट डिपेंडेंट है पानी के ऊपर इतना ज़्यादा, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आना ही आना है। उसको लगता है कि यार कल को पानी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी सूडान की चिंता ये है कि यार कल को ऐसा ना हो जाए, कल को हमारे यहाँ फ्लडिंग हो जाए। तो ये समस्या यहाँ पे आज के समय देखने को मिल रही है। तो ये डैम के बारे में ना थोड़ा आपको पता होना चाहिए, तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ है, इथियोपिया ने इस डैम को इनॉग्रेट कर दिया है। ये अफ्रीका का लार्जेस्ट आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग पहले मिलेनियम डैम के नाम से भी जानते थे। कहाँ पर है ये, इथियोपिया के अंदर ही है। ये एग्जैक्ट जगह जो है आपका बेनिशंगुल गुमूज रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सूडान के बॉर्डर के ऊपर ये देखो, वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। ब्लू नाइल नदी के ऊपर यहाँ पे बना है, जो कि नाइल नदी की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो पर्टिकुलर डैम है, ये ग्रेविटी टाइप रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट डैम है। बेसिकली ना ये एक तरह का कम खर्चे के साथ या कॉस्ट इफेक्टिव तरह से बनाया हुआ डैम है। काफ़ी तेज़ी से ये वाला कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जो आपका लो स्लम्प कंक्रीट होती है उसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी एंड लगभग $4 बिलियन का यहाँ पे खर्चा आया इसको बनाने के अंदर। अब नोटिस करिएगा, अफ्रीका का तो सबसे बड़ा पावर कैपेसिटी डैम है, पर दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में ये टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो ये भी आप थोड़ा देख सकते हो। बाकी ये 74 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर यहाँ पे स्टोर कर सकता है एंड इसके पास कैपेसिटी है 5000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा यहाँ पे जनरेट करने की। बाकी कंसर्न्स मैंने आपको बता ही दिए। बाकी इसके अलावा ना आप ज़रा ध्यान में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे नाइल रिवर की, तो नाइल रिवर में ना अगर इसमें पूरे बेसिन की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पूरा नाइल रिवर के बेसिन में ही आ जाता है। और इस वजह से इसमें आपको 11 देश देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इनको गो थ्रू भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ इजिप्ट हो गया,
सूडान है, आपका साउथ सूडान है, इसके अलावा आपका इथियोपिया, इरित्रिया, ये भी ना बेसिन के अंदर ही आता है, तो इरित्रिया भी आ गया। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ नीचे आपका तंजानिया हो गया, ठीक है ना, आपका रवांडा, आपका ब्रूंडी, ठीक है, कीनिया हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो टोटल 11 देश इस तरह से आपके जो इस पर्टिकुलर नाइल रिवर बेसिन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, व्हाइट नाइल का सोर्स हो गया, ब्लू नाइल का सोर्स हमने डिस्कस कर लिया। और ये नाइल अफ्रीका की छोड़ो, ये दुनिया की बल्कि सबसे आपको लंबी नदी आपको देखने को मिल जाती है। लगभग 6,650 किलोमीटर इसकी आपको टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी नाइल और GERD डैम के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज UPI UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। पहले दोनों को समझते हैं कि आखिर है क्या। देखो, एक तो आपको पता है, एक है UPI, ठीक है, आप लोग हर बार UPI का इस्तेमाल करते ही हो पेमेंट वगैरह करने के लिए। दरअसल में UPI 2016 में लॉन्च हुआ था NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये जो NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया UPI, ये दरअसल में IMPS के ऊपर काम करता है, उसी का एडवांस वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस का। तो आप मोबाइल नंबर के भेज सकते हो, किसी QR कोड को भेज सकते हो, या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को यहाँ पे पेमेंट करी जा सकती है। तो 24/7 इंटरऑपरेबिलिटी है। दरअसल में UPI एक तरह का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपके जैसे फ़ोन पे या आपका जीपे हो गया, उन सब ने यहाँ पे इसका UPI का इस्तेमाल यहाँ पे बैकएंड पे करते हैं और रियल टाइम के ऊपर आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही शानदार है। एंड अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक आपको UPU के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। UPU दरअसल में क्या है, ये UN की आपको एक स्पेशलिस्ट एजेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसको कि 1874 में फाउंड किया गया था अंडर द ट्रीटी ऑफ बर्न। ठीक है, दरअसल में इसके हेडक्वार्टर्स जो है ना, वो बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, दुनिया भर के अंदर आपके पोस्टल सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करना, फाइनेंशियल सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करना, वो UPU की जिम्मेदारी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पोस्टल स्टैंडर्ड सेट करना, या फिर मेल हो गया, पेमेंट हो गया, डिजिटल और ई-कॉमर्स सर्विसेज, इनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वो सारा UPU का ही काम रहता है। आज के समय इसमें 192 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी, और भारत पहला एशियाई देश था जो इसका मेंबर बना था 1876 में, 1876 में हम इसके मेंबर बन गए थे। अब यहाँ पे अभी क्या हुआ है ना, UPI UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिला है। एक्चुअली ना क्या है कि भारत का जो UPI है, उसको UPU इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब इससे होगा कैसे, फायदा क्या होगा? देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करो, जैसे बहुत सारे माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपने घर पैसा भेजते हैं। अब पैसा भेजते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये जो ग्लोबल रेमिटेंस कॉस्ट है ना, उसको हम कम करें। ठीक है, तो 3% से कम हम इसको लाना चाहते हैं बाय 2030। तो इससे रेमिटेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, डिलेज जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, और जब आप अपने घर पैसा भेज पाओगे तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी भी आपको कम होती हुई देखने को मिल जाएगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। आज के समय में देखो कैसे आप UPI का इस्तेमाल कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं नई नई स्ट्रीम्स भी आएंगी पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इंडिया पोस्ट, ठीक है, इंडिया पोस्ट जो साथ में आए हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया हमारा, साथ में NPCIL जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और UPU, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्रॉस बॉर्डर डिजिटल रेमिटेंसेस को बेहतर बनाने के अंदर यहाँ पे मदद मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक एक्चुअली मैंने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था, वो था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिगार्डिंग। दोस्तों, यहाँ पर ना मैंने पूरा का पूरा डेटा जो था वो सारा कंपाइल कर दिया है, ताकि कल को आपको UPSC में चाहे प्रीलिम्स में है चाहे मेंस में कोई भी क्वेश्चन आए इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, वो आप कर पाओ। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी का ऑफिस है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 63, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आपके वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है। इसके अलावा इनके पावर्स की बात करें तो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, एंड साथ ही साथ इनको जो सैलरी मिलती है ना, या अलाउंसेस मिलते हैं, वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है ना। बाकी कई बार मान लो राज्यसभा के अंदर टाई हो जाता है, तो उस केस में ये आपके जो वोट कर सकते हैं, इनके पास डिसाइसिव वोट आपको देखने को मिलता है। बाकी कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो जाती है, चाहे वो रेजिग्नेशन की वजह से हो, इम्पीचमेंट, डेथ, या किसी और कारण की वजह से। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके वाइस प्रेसिडेंट ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी मान लो एब्सेंस या इलनेस की वजह से हो गया, तब भी आपके जो प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज
निभाएंगे वो वाइस प्रेसिडेंट ही यहाँ पे निभाते हैं। अब ध्यान रखना कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट कर रहे होते हैं तो उस समय वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह एक्ट नहीं करते। फिर उस समय कौन एक्ट करता है? जो डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, वो एक्ट करते हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है ना? और जब इस तरह से ही विल बी एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनको सैलरी किस बात की मिलेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो अलाउंसेस और सैलरी मिलती है वो यहाँ पे रिसीव करते हैं। बाकी इन केस आपके वाइस प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ हो जाती है तो डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो यहाँ पे उनके फंक्शंस को यहाँ पे डिस्चार्ज करेंगे। बात करें दोस्तों इनके इलेक्शन प्रोसीजर की, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें ध्यान ये रखना होता है कि वाइस प्रेसिडेंट की टर्म खत्म होने से पहले पहले उनकी वैकेंसी यहाँ पे फिल हो जानी चाहिए, और उसके लिए क्राइटेरिया भी मेंशन्ड है। पहली चीज़ तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल के ज़्यादा एज उनकी हो चुकी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड साथ ही साथ उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए। बाकी इनके इलेक्शन की मेथड की बात करें तो इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है, लोग यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। तो कौन करते हैं? दोनों के दोनों सदनों के मेंबर्स जो होते हैं, एमपीज जो आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपके इलेक्टेड भी आगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो इलेक्शंस होते हैं इस तरह से। आप ध्यान में रखिएगा जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होती है, बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो इलेक्शन का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वही फाइनल होगा। अब एक दो इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे प्लीज नोट करिएगा कि अगर मान लो कोई बंदा कहे कि यार इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, कोई मान लो वैकेंसीज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर आप इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मान लो कल को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इलेक्शन सही ढंग से नहीं हुआ, तो इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो क्या जो वाइस प्रेसिडेंट ने काम कर लिए उतने टाइम के अंदर, क्या उनको इनवैलिड माना जाएगा? आंसर इज नो। तब भी आपके जो भी एक्ट थे ना, तब भी उनको वैलिड ही माना जाएगा, भले ही इलेक्शन आपका वॉइड आपका सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे। बट कंटिन्यूटी के पर्पज से हम क्या करते हैं, जो भी एक्ट आपके वाइस प्रेसिडेंट ने कर दिए इस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन तक, उन सबको भी वैलिड ही माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आप ध्यान में रख सकते हो कि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मान लो ऐसा था तो और वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो पुराने वाली सीट थी वो खाली हो जाती है। ठीक है ना? इसके अलावा 5 साल का इनका यहाँ पे टर्म होता है। अगर वो रिजाइन करना चाहें तो वो रिजाइन दे सकते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लस एट द सेम टाइम आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है ना, तो ये प्रोसेस केवल और केवल राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। स्टार्टिंग हमेशा राज्यसभा से ही होगी यहाँ पे, और वो भी कैसे होगी? इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जितनी भी आपकी टोटल स्ट्रेंथ है ना हाउस की, उसमें से आप जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी वैकेंट सीट्स हैं, उनको माइनस करेंगे, एंड फिर इसका आप नोटिस करेंगे इसका 50% होना चाहिए, मोर देन 50%। वो होती है आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है और लोकसभा के अंदर आपकी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, तब जाके ये काम होगा। कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब, और साथ ही साथ कोई ग्राउंड फॉर रिमूवल भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है ना? कम से कम 14 दिन का यहाँ पे नोटिस देना होता है बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन। बाकी 5 साल के अंत तक रहते हैं। री इलेक्शन भी इनका यहाँ पे हो सकता है जितनी मर्जी टर्म्स के लिए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैकेंसी किस किस कारण हो सकती है, या तो 5 साल कंप्लीट हो गए, या रिजाइन कर दिया, या रिमूवल कर दिया गया, या डेथ होगी अगर मान लो उनके टेन्योर के बीच में, तो उस केस में आपका जो ऑफिस होगा वो वेकेंट आपका हो सकता है। ठीक है ना? बाकी इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन या इलेक्शन इनवैलिडेट हो गया, उस केस में भी हो सकता है। अगर मान लो 5 साल कंप्लीट होने के ऊपर वैकेंसी फुल करनी है तो ध्यान रखिएगा कि टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए। पर अगर मान लो रिजाइन हो गया, रिमूवल, डेथ हुआ, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे इलेक्शन करवाना होता है, और जो नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं उनको फिर 5 साल का ही टर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी वाइस प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग। कोई भी क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछे तो हम उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पे रेडी हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है जापाड 2025। दरअसल में दोस्तों ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है? इसमें मेजर जो रोल प्ले किया जा रहा है दैट इज बाय रशिया, एंड उसका जो आपका दोस्त है दैट इज बेलारूस। उनका मेजर रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भारत की तरफ से भी इसमें आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, और भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, आपका यूएई हो गया, ठीक है,
दरअसल में यूएई थोड़ा ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर है, पर ईरान हो गया, काफ़ी और अफ्रीकन देश हो गया, तो इस तरह से 20 से भी ज़्यादा देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेजरली ये रशिया के अंदर हो रही है और कुछ हिस्सा इसका आपका बेलारूस के अंदर भी हो रहा है, और फोकस यही है कि आपस में कैसे हम यहाँ पे कोलैबोरेट यहाँ पे कर पाएँ, साथ में मिलकर यहाँ पे कैसे काम किया जा सकता है, वो यहाँ पे देखा जा रहा है। अब भारत की तरफ से ना काफ़ी एक बड़ा कंटिंजेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे 57 मेंबर्स हमारे इंडियन आर्मी से हैं, प्लस 7 मेंबर्स हमारे इंडियन एयरफोर्स से हैं, एंड एक हमारे इंडियन नेवी से हैं। तो टोटल 65 मेंबर्स का भारत का आपको ये कंटिंजेंट आपको देखने को मिल जाएगा। मेजर जो है इंडियन आर्मी कंपोनेंट, वो आपके कमाऊं रेजिमेंट के जो बटालियन है वो यहाँ पे इसको लीड कर रहे हैं। तो इससे मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ेगा अलग अलग कंट्रीज के बीच में, साथ में मिलकर इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस हो पाएगी, साथ में टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको ये एक्सरसाइज होती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो टेक्टिकल ड्रिल्स, मैनूवर्स हो गया, जॉइंट मिशन प्लानिंग हो गया, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ेगी, आपस में ना कमराडरी बढ़ेगी, जो आपके फोर्सेस होते हैं ना उनमें आपके तरह से एक तरह से जो भाईचारा होता है वो बढ़ेगा, उससे एक तरह से कोलैबोरेशन यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये है पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अब दोस्तों बात करें हमारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था उसमें एक एमपॉक्स के बारे में था। दोस्तों दरअसल में एमपॉक्स की बात करें, ये एक्चुअल में एक ही जूनोटिक डिजीज है। तो ये जो बात लिखी ना कि नॉट, नहीं ये है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। दूसरा, अपातनी ट्राइब की बात करें तो तेलंगाना में नहीं बल्कि आपको ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट होगा। तीसरा, ओईसीडी कंट्रीज की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये वो देश होते हैं जिनका एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी शानदार होता है, तो भारत का है नहीं शानदार। ठीक है, तो भारत इसका मेंबर बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये बात भी इनकरेक्ट आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।